नमस्कार, आपका डॉक्टर के इस खास एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। किसी भी दंपत्ति का परिवार तभी पूरा माना जाता है जब उनके आंगन में नन्हे कदमों की आहट गूंजती है। जब घर में मासूम की मुस्कान बिखरती है तो पूरा परिवार खुशियों से भर जाता है। लेकिन कई दंपत्तियों के लिए संतान सुख महज एक सपना बनकर रह चुका है। ऐसे दंपत्तियों की निराशा को लेटेस्ट आईवीएफ टेक्निक से दूर किया जा सकता है। निसंतानता की विभिन्न समस्याओं का आईवीएफ की नई चिकित्सा टेक्निक से उपचार संभव है। निसंतानता और इसके आईवीएफ उपचार के बारे में डिटेल में बात करने के लिए देश की बड़ी फर्टिलिटी चेन इंदिरा आईवीएफ के फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर्स का परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर तनु बत्रा हमारे साथ हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं इंदिरा आईवीएफ जयपुर से। डॉक्टर अंजलि हमारे साथ हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं जो कि प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर कनिका हमारे साथ हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, इंदिरा आईवीएफ मुंबई से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आपसे जरूरी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक खास जानकारी में दे दूं। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार संतान सुख से वंचित है और उपचार के बारे में आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे साथ फर्टिलिटी एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर तनु, एक कॉलर चेतना हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन पहले चेतना आपसे सवाल पूछेंगी। चेतना, आपका सवाल क्या है? हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा। हम दोनों ने जांच भी करवाई तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। अब हमें सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपकी इस प्रॉब्लम को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जब हम इनफर्टिलिटी के कारण देखते हैं तो उसमें 30% भागीदारी महिला की हो सकती है, तो 30% में पुरुष भागीदार होते हैं। बाकी का 40% जो बचता है उसमें 30% में दोनों की भागीदारी हो सकती है, और जो लास्ट 10% है उसमें कई बार हमें कारण ही नहीं पता चलते। तो इसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये वो कंडीशन होती है जिसमें कि हम सारे टेस्ट कर लेते हैं महिला और पुरुष के, लेकिन वो सारे बेसिक और रूटीन टेस्ट नॉर्मल आते हैं। तो ये कौन से रूटीन या बेसिक टेस्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, महिला में जो बेसिक टेस्ट हम करते हैं वो है कि ट्यूब्स खुली हुई हैं या नहीं, ओवुलेशन टाइम से हो रहा है या नहीं, और हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, यूट्रस कैसा है। जबकि पुरुष में जो बेसिक टेस्ट है वो सिंपल एक वीर्य की जांच है। इसमें हम देखते हैं कि स्पर्म्स का काउंट कैसे है, उनकी मोटिलिटी कैसे है, उनकी बनावट यानी मॉर्फोलॉजी कैसे है, और अगर ये सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है तो इसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। लेकिन देखिए, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में भी कंसेप्शन में डिफिकल्टी है, तो हो सकता है कि कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिफेक्ट हो जो कि हम इन रूटीन टेस्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या कारण हो सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है कि जो ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब्ड हो, यानी जब ओवुलेशन होता है तो ट्यूब अंडाशय में जो अंडा निकलता है उसको कैच नहीं कर पाए। हो सकता है कोई फर्टिलाइजेशन फेलियर हो रहा हो, अंडा में जो खोल होता है वो काफ़ी सख्त हो जिसको कि शुक्राणु भेद नहीं पाए, या फिर हो सकता है जो ट्यूब्स खुली हुई हम कह रहे हैं उसमें रेशे खराब हो, तो जिससे कि एग और स्पर्म आपस में नहीं मिल पाए। इसके अलावा इम्प्लांटेशन डिफेक्ट्स हो सकते हैं, एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी खराब हो सकती है। तो अब अगर किसी भी कपल को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, टेस्ट जैसे कि मैंने बताया सब नॉर्मल है, तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें और तुरंत ही जाकर आप अपने किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें और एक परामर्श लीजिए कि आगे क्या करना है। मतलब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी कंसीव नहीं अगर हो रहा है तो फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंजलि, जब भी इनफर्टिलिटी का जिक्र होता है तो इसके इलाज के लिए आईवीएफ की बात जरूर होती है। देश और दुनिया के कई लोग इसे अपना रहे हैं। आप बताइए, इसमें होता क्या है और इसे टेस्ट ट्यूब बेबी आखिर क्यों कहते हैं? जब एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो महिला की जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उसमें फर्टिलाइजेशन होती है। अंडा और शुक्राणु जो है वो ट्यूब में वो मिलते हैं और उसमें एक एम्ब्रियो बनता है और वो फिर जाके बच्चेदानी में इम्प्लांट हो जाता है। अगर ये चीज़ ट्यूब में नहीं हो पा रही है और यदि इसी चीज़ को हम बाहर कर रहे हैं तो उसी को हम लोग आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आईवीएफ की जो प्रक्रिया है लगभग 40 साल पुरानी है। लंदन में एक महिला थी लोइस ब्राउन, जिनकी दोनों जो फैलोपियन ट्यूब्स थी वो ब्लॉक्ड थी। तो ऐसे केस में उस समय जो इसके इन्वेंटर थे डॉक्टर स्टेप्टो एंड डॉक्टर एडवर्ड,
उन्होंने उस महिला का जो अंडा है उसको उन्होंने बाहर निकाला और बाहर उनके हस्बैंड के शुक्राणु से उसको फर्टिलाइज किया और उससे जो एम्ब्रियो बना उसको डायरेक्टली उन्होंने उसकी बच्चेदानी में प्रत्यारोपित कर दिया। पुराने ज़माने में ये जो टेक्निक है इसको टेस्ट ट्यूब में किया जाता था, तो इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक का नाम दिया गया। तो जैसे कि डॉक्टर अंजलि ने बताया कि आईवीएफ की शुरुआत ब्लॉक या फिर खराब ट्यूब वाली महिलाओं को संतान सुख देने के लिए की गई थी। इससे लाखों निसंतान महिलाओं को फायदा हुआ है, बहुत से परिवारों में खुशहाली पहुंची है। डॉक्टर कनिका, अगर एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं, ऐसी सलाह देते हैं, फीमेल्स में ज्यादा उम्र अगर बढ़ जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, इसकी वजह आप क्या पाती हैं? और ज्यादा उम्र में मां बनना अगर चाहें तो सोल्यूशन अवेलेबल है क्या? तो हम सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान ने महिला और पुरुष में बहुत बड़ा अंतर बनाया है। पुरुष के स्पर्म 70 साल तक भी नॉर्मल रह सकते हैं, लेकिन एक महिला के जो अंडों की संख्या है वो जन्म से ही तय है, फिक्स्ड है। तो जन्म के समय एक महिला के शरीर में अमूमन 2 लाख अंडे होते हैं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, हर महीने ओव्यूलेशन के साथ उसके अंडों की मात्रा धीरे धीरे कम होते जाती है। इसीलिए हम यह मानते हैं कि 20 से 30 साल एक महिला के लिए कंसीव करने के लिए सबसे सही समय होता है, क्योंकि 20 से 30 साल में एक महिला के शरीर में अंडों की मात्रा और उनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। 30 साल के बाद अंडों की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होते जाती है और 35 साल के बाद न केवल अंडों की क्वांटिटी बल्कि उसकी क्वालिटी भी अफेक्ट होते जाती है। इसी वजह से 35 साल के बाद मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बच्चे में आनुवंशिक बीमारियां होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अंडों की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है जिसे हम कहते हैं AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो हम अपने सभी इनफर्टाइल कपल्स को यही एडवाइस देते हैं कि अगर आप साधारण तरीकों से 2 से 3 साल से ज्यादा से कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने की और आप सफलता नहीं पा सक रहे हैं, या अगर आपकी एंटी मुलेरियन हार्मोन यानी AMH की मात्रा शरीर में काफी कम है, तो आपको IVF से सफलता जरूर मिल सकती है। और आजकल IVF में इतने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, इतने तरीके हैं जिसकी वजह से अगर आपका AMH कम है उसके बावजूद भी आपको अपने ही अंडों से संतान प्राप्ति हो सकती है। तो जैसा कि हमने जाना कि कंसीव करने के लिए उम्र का रोल बड़ा है और ज्यादा उम्र में भी IVF से आप मां बनने का सुख पा सकती हैं। डॉक्टर तनु, जो कपल IVF करवाना चाहते हैं वो IVF सेंटर के सिलेक्शन को लेकर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि कौन से सेंटर जाएं, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत से IVF सेंटर्स अवेलेबल हैं। आप बताएं कि सही IVF सेंटर का सिलेक्शन कैसे किया जाए कि सक्सेस मिल ही जाए। देखिए, IVF एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें सफलता दर 100% अपन नहीं बोल सकते। पहले के समय में IVF में जो सफलता दर थी वो करीब 30 से 40% थी। फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट हुए ये सफलता दर अब करीब 70 से 80% हो गई है। बट ये सक्सेस रेट सेंटर टू सेंटर वैरी कर सकती है और इसके कई वेरिएबल्स है, इसके कई मापदंड हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी IVF लैब का होना। जैसे कि हम कहते हैं कि एक स्वस्थ जीवन के लिए अच्छे पर्यावरण का होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह हमें अच्छे भ्रूण मिले इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी IVF लैब हो जहाँ पे एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हो, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ हो। एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो जैसे लेज़र असिस्टेड हैचिंग टेक्निक, ब्लास्टोसिस्ट, फ्रीजिंग टेक्निक, PGT, ये सारी टेक्निक्स उपलब्ध हों। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि एक इन हाउस फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट प्रेजेंट हो, स्किल्ड डॉक्टर्स की टीम हो। वहाँ पे जो IVF लैब है वहाँ पे SOPs फॉलो करे जाए, सिस्टम ऑपरेटिंग गाइडलाइंस हो, ICMR गाइडलाइंस को फॉलो करा जाए। इसके अलावा पेशेंट और डॉक्टर में एक पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट को हर स्टेप पे क्या प्रोग्रेस है वो बताया जाए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो और कोई भी सेंटर वहाँ की जो सक्सेस रेट है वो पेशेंट को सही मायने में बताई जाए, तभी IVF की सफलता दर आगे बढ़ सकती है। जी, तो जैसे डॉक्टर बता रही हैं कि जिन IVF सेंटर्स में लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हों, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स हों जो जानकारी रखते हों और एम्ब्रियोलॉजिस्ट हों, उनकी टीम हो बेहतर तरीके से काम करती हो, वहां से आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए।
निसंतानता से जुड़े हुई अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं। डॉक्टर कनिका, आमतौर पर कंसीव नहीं होने पर महिला को जिम्मेदार बता दिया जाता है। क्या महिलाओं में ही इनफर्टिलिटी की समस्या होती है और महिलाओं में निसंतानता के कारण क्या हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि निसंतानता यानी इनफर्टिलिटी का कारण सिर्फ महिला ही होती है। महिला और पुरुष दोनों ही निसंतानता की वजह हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी हम कोई भी निसंतान या इनफर्टाइल दंपति का इलाज अगर शुरू करने जा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम दोनों औरत और पुरुष की जांच पूरी तरह से करें। अब आते हैं कि महिलाओं में निसंतानता के क्या क्या कारण होते हैं। तो महिलाओं में निसंतानता के कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है ब्लॉक्ड ट्यूब्स यानी बंद नलियां। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो एक महिला के शरीर में भ्रूण की यानी बच्चे की बनावट ही उसके फैलोपियन ट्यूब यानी नली में होती है। तो अगर किसी महिला की नली ही ब्लॉक्ड है तो उसके अंडे और उसके हस्बैंड के स्पर्म मिल ही नहीं पाएंगे और बच्चा बनेगा ही नहीं और प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। कुछ महिलाओं ने नसबंदी का ऑपरेशन भी करवाया होता है, जिसकी वजह से उनके ट्यूब्स ब्लॉक किए जाते हैं और वे कंसीव नहीं कर पाते हैं। और एक दूसरा कारण निसंतानता का है एंडोमेट्रियोसिस यानी चॉकलेट सिस्ट, जिसमें एक महिला के शरीर में खून की गठाने यानी सिस्ट बन जाती हैं, जिसका प्रभाव उसके अंडों की मात्रा और क्वालिटी दोनों पर पड़ता है। कुछ महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, जिसे हम पीसीओडी कहते हैं। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, यानी कि डाइट अच्छा ना लेने की वजह से या एक्सरसाइज की कमी की वजह से भी होता है। इसमें एक महिला को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से उसका ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं हो पाता है। डॉक्टर अंजलि, जैसे कि डॉक्टर कनिका ने बताया कि पुरुष भी इनफर्टिलिटी के जिम्मेदार हो सकते हैं और पिछले कुछ सालों में बहुत सुनने को मिला है कि मेल इनफर्टिलिटी तेजी से बढ़ी है। तो क्या पुरुषों को भी आईवीएफ से कुछ फायदा हो सकता है? पुराने जमाने में केवल महिला को ही निसंतानता के लिए जो है दोषी माना जाता था और महिला की ही सब जांचें कराई जाती थी। लेकिन ये पाया गया है कि लगभग 30 से 40% कपल्स में पुरुष भी जिम्मेदार हो सकते हैं। पुरुषों का जो नॉर्मल शुक्राणु का जो काउंट है WHO की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 15 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। उसमें 40% शुक्राणुओं में एक्टिव मोटिलिटी होनी चाहिए और कम से कम 4% शुक्राणुओं की जो मॉर्फोलॉजी है, जो बनावट है, वो नॉर्मल होनी चाहिए। तो यदि पुरुषों के जो शुक्राणु हैं उनमें कमी है, मतलब कि उनका यदि काउंट कम है, मोटिलिटी कम है या उनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, बनावट अच्छी नहीं है, तो ऐसे पुरुषों में भी आईवीएफ की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी उनको फ़ायदा कर देती है। स्पेशली अगर पुरुषों का जो काउंट है वो 5 मिलियन से भी कम है, मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, तो इक्सी नाम की पद्धति को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसमें हम सबसे हेल्दी शुक्राणु को यूज़ करके हम एग को फर्टिलाइज करते हैं। बहुत सारे पुरुष ऐसे भी होते हैं जिनमें शुक्राणुओं की जो मात्रा है वो नील पाई गई है, जिसको हम कहते हैं एज़ोस्पर्मिया। अब यदि किसी पुरुष के शुक्राणु की मात्रा उसके वीर्य पदार्थ में नील पाई गई है तो ऐसे पुरुषों को भी इनफैक्ट खुद के शुक्राणु से बच्चा हो सकता है। ऐसे पुरुषों के केसेस में हम लोग एक टीसा नाम की पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम पुरुषों के अंडकोश में ही एक छोटा सा चीरा लगा के उसमें से हम हेल्दी शुक्राणु निकाल के और उसको हम यूज़ करके अंडे को फर्टिलाइज करते हैं। और इस तरीके से वो पुरुष जिनके शुक्राणु नील हैं उनको भी अपने खुद के शुक्राणु से जो है प्रेगनेंसी हो सकती है। मतलब कि आप कह रही हैं कि कम या नील शुक्राणुओं में भी पिता बना जा सकता है। ये सुख माता पिता को मिल सकता है जो अभी निसंतान है। डॉक्टर, आगे आपसे हम बात करें, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, आपका सवाल क्या है? हेलो डॉक्टर जी, मेरी पत्नी की 3 साल पहले नसबंदी करवा दी थी, लेकिन अब हमें फिर से संतान चाहिए। तो क्या हमें ट्यूब खुलवाने का ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं? तो एक बात आप सबको पता होनी चाहिए और काफ़ी लोगों को पता भी होगी कि एक महिला में एक हेल्दी फैलोपियन ट्यूब होना उसकी संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की बनावट, भ्रूण की बनावट ही उसकी फैलोपियन ट्यूब में होती है, यानी नली में होती है। तो अगर उसकी नली ही ब्लॉक्ड है
या उसने नसबंदी का ऑपरेशन कराया हुआ है तो अंडे और स्पर्म मिल ही नहीं पाएंगे और बच्चा बन ही नहीं पाएगा और इसी वजह से उसे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। पर अच्छी बात यह है कि आज जिन महिलाओं ने नसबंदी का ऑपरेशन भी कराया हुआ है वे भी दोबारा कंसीव कर सकते हैं। पर कैसे, इसका तरीका क्या है? तो एक तरीका है आप ऑपरेशन करवा सकते हैं, नसबंदी को खुलवाने का ऑपरेशन। पर इस ऑपरेशन का सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है। और एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप नसबंदी को खुलवाने का ऑपरेशन करवा भी रहे हैं तो उसके पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड का स्पर्म काउंट सही है या नहीं, या महिला के शरीर में अंडों की मात्रा या संख्या अच्छी है या नहीं। तो ऐसे दंपति जिनमें महिलाओं ने नसबंदी करवा रखी है उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए आज IVF एक बहुत अच्छा तरीका है। यानी कि अब ट्यूब खोलने के ऑपरेशन के बिना भी संतान प्राप्ति हो सकती है। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। डॉक्टर तनु, आपके पास कम उम्र में इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम के केसेस भी आते होंगे, तो क्या इससे भी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है? आजकल के टाइम में जो एक मोस्ट कॉमन कारण है इरेगुलर पीरियड्स का वो है PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इस डिजीज को आप वेस्टर्नाइजेशन का साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसके की कारण वेट गेन होता है, चेहरे पे अनचाहे बाल आ सकते हैं, महिला को कंसीव करने में दिक्कत आने लगती है। अंडाशय में अंडे होते तो बहुत हैं लेकिन वो टाइम से बनते नहीं हैं और मैच्योर नहीं होते और रप्चर नहीं होते, जिसके कारण कंसेप्शन में काफ़ी डिफिकल्टी आ सकती है। साथ ही साथ अगर दूसरे हार्मोन्स में भी दिक्कत हो, जैसे कि थायराइड लेवल कम या ज़्यादा हो, तब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है। प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ी हुई हो तब भी इरेगुलरिटी हो सकती है। या वो महिलाएं जिनको कि समय से पहले अंडाशय में अंडे कम हो गए हों या खत्म हो गए हों, इस कंडीशन को हम प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं, जिसमें कि मासिक पहले तो इरेगुलर होता है और फिर धीरे धीरे आना बंद हो जाता है। तो अब हम जानेंगे कि अगर किसी को भी इरेगुलर पीरियड्स है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप स्ट्रेस फ्री रहें, एडिक्वेट स्लीप यानी टाइम से सोएं, खान पान अच्छा करें, सस्टेनेबल एक्सरसाइज करें जो कि आप रेगुलर फॉलो कर सकें। इसके साथ साथ आप ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, उनसे परामर्श लें, अपने इन्वेस्टिगेशंस कराएं और अगर PCOD जैसे प्रॉब्लम है तो ज़रूर इसमें वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी अगर आपके सिम्टम्स सही नहीं हुए तो आप आगे कंसेप्शन के लिए ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स ले सकते हैं, IUI के लिए जा सकते हैं। और अगर अंडा बनने की दवाई लेना भी आपने शुरू करा, IUI भी कराया है, उसमें भी सफलता नहीं मिली तो आगे जाकर आप IVF की भी मदद ले सकते हैं। डॉक्टर अंजलि, कई कपल्स को लगता है कि लैब में अंडे, शुक्राणु और भ्रूण के सैंपल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं। आप बताएं कि IVF लैब में सैंपल्स मिक्स न हो, इस बात का ख्याल कैसे रखा जाता है ताकि जो हस्बैंड वाइफ है वो इंश्योर हो जाएं? मैं कहूँगी कि ये जो सवाल है ये हर उस कपल के मन में होता है जब वो किसी IVF सेंटर पे जाता है अपने इलाज के लिए। IVF के प्रोसेस में 2 स्टेप आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं, जिसमें हम पेशेंट का नेम, उसका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड उसका सरनेम एंड एज से उसका जो है आइडेंटिफिकेशन को क्रॉस चेक किया जाता है। प्लस RI विटनेस सिस्टम एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसको हमारी लैब्स में हमने इसको इंस्टॉल किया है, जिसमें कंप्यूटराइज्ड वे के थ्रू हम पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया जाता है और कंप्यूटर जब तक हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए ओके नहीं करता है तब तक उनका जो नेक्स्ट स्टेप है IVF के प्रोसेस में वो नहीं किया जाता है। बिल्कुल, RI विटनेस सिस्टम से तो लोगों के मन में जो डर बैठा हुआ है वो खत्म ही हो जाएगा और लोग खुद को इंस्पायर कर भी पाएंगे कि IVF टेक्निक अपनाएं और अगर अभी तक संतान सुख नहीं मिला था तो उसे पाएं। निसंतानता से जुड़ी अगर आपकी भी कोई भी समस्या है तो आप डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप सीधा सवाल कर पाएंगे। डॉक्टर तनु, आमतौर पर IVF को महंगा ट्रीटमेंट माना जाता है, ऐसी लोगों में मानसिकता है। आपसे IVF की कॉस्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे ताकि लोगों के मन में आया ये सवाल दूर हो सके। IVF की एक साइकिल का खर्च कितना होता है?
आपका कहना बिल्कुल सही है। आईवीएफ के खर्चे को लेकर लोग बाग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, इसे एक एक्सपेंसिव और अनअफोर्डेबल ट्रीटमेंट मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पहले के समय में ज़रूर आईवीएफ एक कॉस्टली ट्रीटमेंट होता था, ये सब जगह उपलब्ध नहीं था, पर जैसे जैसे टाइम निकला है वैसे एडवांसमेंट्स भी हुए हैं, इसकी कॉस्ट काफ़ी कम हुई है और इसकी आईवीएफ सर्विसेज भी आज काफ़ी जगह उपलब्ध है, जिससे कि कॉमन वर्ग के लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जब हम खर्चे की बात करते हैं तो आईवीएफ के खर्चे को हम 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो है हॉस्पिटल और प्रोसीजर फीस, ये खर्चा करीब 25,000 तक होता है। दूसरा खर्चा है आईवीएफ में अंडा बनाने के लिए जो इंजेक्शंस लगते हैं, इसका खर्चा। ये खर्चा करीब 80 से 90 हज़ार तक का होता है। और जब हम टोटल करते हैं तो जो बेसिक खर्चा है आईवीएफ का, वो 1.25 से 1.5 लाख के बीच में पड़ता है। अब इस बेसिक खर्चे में अगर कोई एडिशनल सर्विस लेते हैं, कोई डोनर सर्विस हुई या कोई फ्रीजिंग करा या फिर कोई एम्ब्रियो बायोप्सी करी, तो उसका थोड़ा एडिशनल खर्चा लग सकता है। होपफुली आगे आने वाले समय में इंश्योरेंस कंपनीज भी अगर इनफर्टिलिटी को कवर देने लग जाएंगी तो आईवीएफ का खर्चा और कम हो जाएगा और लोगों के लिए इजी हो जाएगा। खुशी की बात यह है कि हमारे कई सेंटर्स में ईएमआई पे भी आईवीएफ का ट्रीटमेंट करा जाता है, जिसमें 0 इंटरेस्ट पे वो इंस्टॉलमेंट्स में अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा और अगर आप भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उम्मीद छोड़ चुके हैं, तो आपके लिए ये उम्मीद भरा शो है। आप आईवीएफ या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से सफलता से माता पिता बन सकते हैं, संतान पा सकते हैं। तो अगर आप भी अब तक संतान सुख नहीं पा पाए थे, आपकी भी ऐसी ही समस्या है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हम शो के दौरान तो सभी कॉल्स को ले नहीं पाए क्योंकि वक्त की कमी थी, लेकिन आप हमारे प्रोग्राम के बाद भी दिए गए नंबर पर फोन करके एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। सलाह लेने के बाद आपके घर भी खुशखबरी आएगी, आपके घर भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपका डॉक्टर के इस खास एडिशन में आज के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से